आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही डिब्रूगढ़ जिले के ही नाम रूप में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम रूप से ही यह बताया जा रहा है कि असम वैली फर्टिलाइजर और इसके साथ ही एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के अमोनिया यूरिया संयंत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और ये परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास और किसानों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना भी आज पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है। डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। आज हर कोई कह रहा है, असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, ये तो एक शुरुआत है। हमें तो असम को बहुत आगे लेकर के जाना है। आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। ये जा रहे हैं साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले, इन सबको खूब लाभ उठा रहा है। केसीसी से इस साल किसानों को, यह आंकड़ा भी याद रखो, केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। 10 लाख करोड़ रुपया। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। भाजपा सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हम असम की मान मर्यादा बढ़ाने वाले हर काम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा जब ये काम करती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को होती है। आपको याद होगा, जब हमारी सरकार ने भूपेंद्र को भारत रत्न दिया था तो कांग्रेस ने खुलकर उसका विरोध किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी
नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। मुझे बताइए, ये भूपेंद्र का अपमान है कि नहीं है? कला संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? असम का अपमान है कि नहीं है? ये कांग्रेस दिन रात करती है अपमान करना। हमने असम में सेमीकंडक्टर यूनिट लगवाई तो भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया। आप मत भूलिए, यही कांग्रेस सरकार थी जितने इतने दशकों तक टी कम्युनिटी के भाई बहनों को जमीन के अधिकार नहीं मिलने दिए। बीजेपी की सरकार ने उन्हें जमीन के अधिकार भी दिए और गरिमापूर्ण जीवन भी दिया। और मैं तो चाय वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 860 शहीदों की स्मृति में निर्मित नए शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा किया और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने स्मारक परिसर में जाकर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और इसके साथ ही उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि इस प्रकार के स्मारक भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद स्मारक क्षेत्र में 860 शहीदों के नाम अंकित है और ये स्थल असम आंदोलन के इतिहास और संघर्ष की याद दिलाने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने ही स्मारक का अवलोकन किया और इस ऐतिहासिक स्थल को बनाए रखने की महत्ता पर बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित स्वदेशी महोत्सव 2025 में शिरकत की और महोत्सव में लगाए गए प्राचीन हरियाणा कलाकृतियों और अन्य प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने हवन से की, जिसमें कि उन्होंने धार्मिक विधि विधान के अनुसार ही महोत्सव की सफलता और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने हवन में भाग लेकर कार्यक्रम को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव का जो शुभारंभ हुआ है महोत्सव का, और ये भव्य और दिव्य स्वदेशी मेला स्वदेशी जागरण मंच के आदरणीय सतीश कुमार के मार्गदर्शन और दृष्टि से
आयोजित किया गया है और जिनका हमें समय समय पर सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव, इस अवसर पर आज जिसका उद्घाटन हुआ है और इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठक स्वदेशी जागरण मंच, जिनका हमें समय समय पर आशीर्वाद मिलता है, ऐसे परमादरणीय सतीश कुमार जी, उनकी ही देखरेख में और उनके ही विजन से आज ये पंचकुला में भव्य और दिव्य हम सब ने स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद रेखा शर्मा जी, विधानसभा के हमारे पूर्व में स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, राजेश गोयल जी, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, कार्यक्रम के हमारे माननीय अध्यक्ष गुरविंदर भट्टी जी, पुनीत खन्ना जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, पवन सैनी जी। रन फॉर विकसित राजस्थान 2025 रवि राज का शुभारंभ हुआ। अमर जवान ज्योति जनपद पर मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। इस दौरान ही खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर और CSV श्रीनिवास, खेल सचिव नीरज के पवन मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे 2 साल के कार्यकाल में युवाओं के लिए विशेष काम हुए। युवाओं को 4 लाख नौकरियों के वादे की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 5 साल में लगातार पेपर लीक हुए, युवाओं से धोखा हुआ। हमारी सरकार के 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। युवाओं को प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए और युवा चिंता न करें, सरकार की तरफ से युवाओं को पूरी मदद की जाएगी और सरकार के विकास कार्यों की जानकारी गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी तक ही जाकर बताएंगे और महिला, मजदूर और किसानों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कि हमारी राजस्थान के सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये 2 साल हमारे ऐतिहासिक कार्य के हुए हैं और ये ऐतिहासिक यात्रा इस कार्यक्रम के माध्यम से और हमारा मनोबल भी बढ़ाएगी। आपका मैं अंतर्मन से अभिनंदन करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से 2 साल में काम हुए हैं, विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं के पिछले 5 साल में युवाओं के सपनों को रोना गया था, युवाओं को आहत किया गया था, युवाओं को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि युवाओं के सपनों को पूरा करेंगे और आज आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार युवाओं को सपना पूरा करने के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन विशेषकर युवाओं के लिए हमने कहा कि हम 4 लाख नौकरी देंगे। आपने देखा 92,000 नौकरी हमने दे दी है, 25,000 हमें अभी अगले कार्यक्रम में हम देने वाले हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, 1,56,000 प्रक्रियाधीन है, अभी वैकेंसी और निकलने वाली है।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि संघ की स्थापना किसी राजनीतिक मकसद या फिर प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि संघ का मूल लक्ष्य भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाना और समाज में वो शक्ति पैदा करना है जिससे भारत अपने कृतित्व से ही विश्व में अग्रणी भूमिका निभा सके। डॉक्टर भागवत ने यह भी कहा है कि संघ की प्रार्थना में प्रतिदिन भारत माता की जय का उद्घोष किया जाता है, जो इस भावना का प्रतीक है कि भारत केवल एक भूगोल नहीं बल्कि एक स्वभाव और परंपरा है। उन्होंने कहा कि इन परंपराओं और मूल्य को बनाए रखते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए समाज को तैयार करना ही संघ का कार्य है। उसके लिए जितनी आवश्यक जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने तो बनने वाला भारत ही रहे, क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला। संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है। संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा के नाम पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जबकि सरकार मजदूरों के हित में ही लगातार ठोस कदम उठा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि अब मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन के काम की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि यदि मजदूरी भुगतान में देरी होती है तो अतिरिक्त भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि चालू वर्ष के लिए मनरेगा के अंतर्गत 1,51,282 करोड़ रुपए में अधिक की राशि प्रस्तावित की गई है, जो रोजगार उपलब्ध कराने और गांव के समग्र विकास के लिए पर्याप्त है। बहनों और भाइयों, नमस्कार। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस बार मौसम ने करवट ली है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं पर ठंडी हवाओं और कोहरे ने दिन प्रतिदिन की जिंदगी को प्रभावित करना जारी रखा है। खेतों और पहाड़ी इलाकों में फसल सुरक्षा और जलमाव जो है वो देखने को स्थिति नजर आ रही है। उसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भी ठंड और बारिश के साथ शीतलहर का असर बना रह सकता है और इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस मौसम ने अनंतनाग के जनजीवन और यातायात पर भी असर डाला है, खासकर उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी और बारिश का सीधा असर देखने को मिलता है।
बांग्लादेश की सड़कों पर फिर से भय और अशांति देखने को मिल रही है। 1.5 साल पहले बड़े आंदोलन के बाद सरकार बदली थी, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ गए। आपको बताते चले कि उस्मान हादी की हत्या ने ये देश में हिंसा की आग भड़का दी है। ढाका में राष्ट्रीय शोक की लहर और कट्टरपंथियों का आतंक, अल्पसंख्यकों पर हमले, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 1.5 साल पहले बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। जनता ने अपने अधिकारों और बेहतर शासन की मांग उठाई। उस आंदोलन के बाद सरकार बदली, लेकिन बदलाव सिर्फ नाम का साबित हुआ। सत्ता परिवर्तन के बावजूद ढाका और देश के कई हिस्सों में हिंसा, अस्थिरता और प्रशासनिक कमजोरी जारी है। हाल ही में 32 वर्षीय छात्र नेता और इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने देश को गहरे संकट में डाल दिया। 12 दिसंबर को ढाका के इलाके में चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश ने हादी को निशाना बनाया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। हादी की मृत्यु ने पूरे देश में आक्रोश और विरोध को जन्म दिया। हादी का अंतिम संस्कार ढाका विश्वविद्यालय मस्जिद के पास राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के बगल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया। हजारों लोग उनकी न्याय की मांग को लेकर शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए। इकबाल मंच ने तत्काल सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की चेतावनी के साथ यह वही स्थान है जहां से हादी ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी और उनकी लोकप्रियता देश भर में बढ़ी थी। हिंसा की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। लक्ष्मीपुर सदर में बता दें कि नेता के घर में आग लगा दी गई, जिसमें एक मासूम बच्ची जिंदा जल गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ढाका की सड़कों पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में रिक्शा चालक को भी बता दें कि बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया गया। हमलावरों ने उनके हाथों में कलावा देखकर उन्हें निशाना बनाया और ये घटना ढाका पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिससे प्रशासन की अक्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़कों पर कट्टरपंथी सक्रिय है, अल्पसंख्यक भयभीत हैं और सरकार तथा प्रशासन कमजोर नजर आ रहे हैं। चाटुग्राम में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी की गई। हिंसा की घटनाओं के बाद नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया और वाहनों की जांच की। हादी के समर्थक और जनता न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके परिवार ने शाहबाग में एक स्थायी स्मारक बनाने की मांग की है। देश भर में हिंसा और तनाव की स्थिति के बीच बांग्लादेश में लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों के अधिकार और कानून व्यवस्था की गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। देश में अल्पसंख्यक समुदाय भय में है। धार्मिक और जातीय आधार पर हमलों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। कट्टरपंथी सड़कों पर सक्रिय हैं। उनकी भीड़ हिंसा और धमकी के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। जनता और विपक्ष ने सरकार की नाकामी पर तीखा विरोध किया। हादी की हत्या के बाद सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी की गई। इसके बाद नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई और दिल्ली पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंसा ने देश में भय और अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता का मिश्रण समाज में व्यापक अस्थिरता पैदा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय असर भी नकारात्मक है। भारतीय उच्चायुक्त पर हमला और बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाना इस बात का संकेत है कि हिंसा सीमा के पार भी चिंता का विषय बन गई है। बांग्लादेश के अंदरूनी संकट ने पड़ोसी देशों में भी सुरक्षा और कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। वर्तमान स्थिति ये है कि देश भर में सरकार और प्रशासन कमजोर नजर आ रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल हिंसा रोकने में असमर्थ दिख रहे हैं। जनता न्याय, सुरक्षा और स्थिरता की मांग कर रही है, लेकिन समाधान नहीं मिल रहे। हादी की मौत ने देश को चेतावनी दी है कि बिना न्याय और जिम्मेदारी के लोकतंत्र और सामाजिक शांति गंभीर खतरे में है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि हिंसा, कट्टरता और अस्थिरता ने देश को गहरे संकट में डाल दिया। जनता न्याय, सुरक्षा और स्थिरता की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार कमजोर नजर आ रहे हैं। अल्पसंख्यक भय में है और समाज में अविश्वास का माहौल बन चुका है। शरीफ उस्मान हादी की स्मृति और उनके समर्थकों की आवाज यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि न्याय, सुरक्षा और समान अधिकारों के संरक्षण से जीवित रहता है। यह स्थिति बांग्लादेश और पड़ोसी देशों के लिए भी चेतावनी है कि बिना जवाबदेही और कड़े कदमों से अशांति और तनाव बढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य टीवी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी के कई हिस्सों में स्मोक की मोटी परत ने लोगों की सांसें रोक दी हैं और इसके साथ ही दृश्य भी बेहद ही धुंधला नजर आ रहा है। ये वीडियो ही एम्स इलाके से प्राप्त हुआ, जहां पर धुंध और धुएं का स्तर आमदनी और इसके साथ ही यातायात दोनों पर ही असर डालता नजर आया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इस इलाके का AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, जो सीधे स्वास्थ्य के लिए खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और हृदय या फिर सांस वाले रोगियों को ही इस समय बाहर निकलने से बचना चाहिए और वहीं पर मास्क और एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। और राजधानी में यह स्थिति स्मोक के बढ़ते स्तर और वायु गुणवत्ता के लगातार गिरते स्तर को दर्शाती है, जो आने वाले दिनों में गंभीर हो सकती है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।